हम लोग थोड़ा सा रिविजन करते हैं बेटा। क्या हमने बोला था कि एंथर होता है ऐसा डाइफिकस एंथर, फिलामेंट होता है ये, और ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा एंथर, ठीक है। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं बेटा, स्टेमेन, ठीक है, बोलते हैं ना। और क्या बोलते थे, और क्या करते थे हम, फिर इसको हमने काटा, तो काटा तो हमें क्या दिखा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा था अंदर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। यस मैम। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, टीएस ऑफ एंथर हमने काटा था। तो टीएस ऑफ एंथर में हमने क्या बोला था, ये एक लोब है, दिस इज वन लोब, और ये दूसरा लोब था, ये दूसरा लोब हुआ करता था, सेकेंड लोब। और एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते थे, कितने पोलन सेल थे, डाइथिकस है, मैंने बोला डाइथिकस, एंजियोस्पर्म से सबसे ज्यादा डाइथिकस एंथर मिलता है, यानी दो थीका। थीका मतलब लोब, हाँ, थीका मतलब बेटा लोब होता था, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोब्स थे, ठीक है, दो लोब हैं। तो अब ये एक लोब है, ये एक लोब है, तो डाइथिकस हो गया। और इनमें एक में आपका इसमें आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक लोब में, और दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी एक लोब में आपके दो माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम, इधर भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम। अब तो टोटल कितने हुए, डाइथिकस आंसर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, चार। चार। और फिर हमने और बात की थी कि आपके ये जो वॉल है उससे लेकर अंदर तक कितनी लेयर होती थी, याद है? हाँ, चार चार थी ना, टैपेटम अंदर। यस मैम यार। तो सबसे पहला वाला क्या था, एपिथेलियल लेयर, तो क्या था, फ्लैट सेल्स थे। फिर आता था एंडोथेलियम आता था, फिर आपके मिडिल लेयर आती थी, फिर टैपेटम आता था, है ना। तो क्या था, हाँ, ये तो क्या था। फिर टैपेटम को मैंने बोला था आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्या क्या करता है, न्यूट्रिशन मैम देता है। यस मैम न्यूट्रिशन का वर्क। वेरी गुड। आई डोंट नो बोल रही थी आपसे कि मान लीजिए ये डाइथिकस एंथर है, ये हमारा अगर डाइथिकस एंथर है, तो इसको मैंने ऐसे काटा, टीएस ऑफ एंथर में हमें क्या दिखा बच्चों, ऐसे आपके ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें आपका क्या था, ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम थी ना ऐसे चार, ये दो थीका है, थीका वन थीका टू, या लोब वन और लोब टू, ठीक है। तो अब इसमें आपके एक थीका में बेटा दो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और दूसरे थीका में दो और माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो दोनों थीका में मिलाकर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हुए, चार। चार हो गए, फोर हो गए, हाँ। और ये अभी हम इनको माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं, लेकिन जब ये जो एंथर है ये अभी इमेच्योर है, जब ये मैच्योर होगा तब हम इसको क्या कहने लग जाएंगे बच्चों, पोलन सैक। क्या कहेंगे, पोलन सैक। पोलन सैक कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो पोलन सैक है, ये पोलन सैक के अंदर क्या डेवलप होगा, पोलन सैक के अंदर क्या डेवलप होगा, पोलन ग्रेन बनेगा ना, पोलन ग्रेन बनेगा क्या नहीं बनेगा, हाँ। तो ये जो पोलन ग्रेन बनेगा वो क्या था हमारा, और बाकी जितने भी लेयर्स थे वो अभी हमने देख ही लिया कि आपका एपिथेलियल लेयर था, एंडोथेलियम था, मिडिल लेयर था, टैपेटम था, टैपेटम के फंक्शंस वगैरह भी हमने पिछले बार देखे थे। कैलोस करके एक शब्द बार बार आ रहा था, ये याद है आप लोगों को? यस मैम। तो अब इस जो है हमारा पोलन सैक है, उसके अंदर सेल्स भरे पड़े हैं। कैसे सेल्स है वो, कैसे सेल्स है वो, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे बेटा, इसका नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाँ। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी कि मियोसिस होगी, मियोसिस। मियोसिस होगी। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक से कितने बन जाते हैं, कितने सेल, हाँ, चार। और वो चारों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, हाँ, हैप्लॉइड होंगे। चारों के चारों जुड़े भी रहते थे ना आपस में बेटा, यस मैम। किसके थ्रू जुड़े रहते थे, कैलोस के थ्रू, याद है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर जो ये माइक्रोस्पोर्स थे, एक में आपकी डिवीजन मियोसिस हुई, उससे एक से चार बने और चारों आपस में चिपके हुए हैं। तो ये जो टैपिटल सेल्स था, टैपिटम के जो सेल्स थे वो क्या देते थे, कैलेस देते थे ना, कैलेस करके एक एंजाइम देते थे, जिससे ये चारों के बीच का कैलोस डिसॉल्व हो जाता था और फिर ये चारों अलग हो जाते थे, याद है? नहीं याद है? यस मैम। हाँ, देखिए बेटा, ये आपकी दो थीका थी, उसमें आपके माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सैक से, पोलन सैक के अंदर
माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हो रही है मियोसिस। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 सेल्स बना रहा है जो आपस में चिपके हुए हैं, और ये आपस में किस वजह से चिपके हुए हैं? कैलोस के थ्रू चिपके हुए हैं। कैलोस एक केमिकल है, उससे चिपके हुए हैं। और इनको अलग करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे जो आपके टैपिटल सेल्स थे, टैपिटम था, वो एक एंजाइम छोड़ रहा था कैलेस करके। कैलेस आपका कैलोस को डिसॉल्व कर देता है और ये चारों अलग 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 हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसमें भरे हुए थे, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ऐसे करके मियोसिस होते 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 ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम जो हम इनको यंग में कह रहे थे, आपके मैच्योर होने के बाद ये पोलन सैक कहलाने लगे, और इनके अंदर पूरे क्या भर गए बेटा? ये माइक्रोस्पोर्स भर गए। इनको जो अब हम कह रहे हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से जो बना था, ये वाला स्टेज को हम क्या कहते थे? ये वाला स्टेज याद है किसी को? ये वाला स्टेज क्या था? ये वाला स्टेज को हम कहते थे माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद आया? Yes, ma'am. टेट्राड। टेट्राड यानी 4। टेट्राड यानी 4, और ये आपस में चारों चिपके रहते थे। और आपको याद है इनका एक सेकंड, याद है इनके बहुत सारे नाम हमने रखे थे। एक टेट्राहेड्रल था जिसमें 3 आगे दिख रहा था और एक पीछे की तरफ था। एक Yes, ma'am. आइसोबाइलैटरल था। एक आपका ऐसे लीनियर टेट्राड था, 1 2 3 4, याद है? और एक आपका ऐसे एफ शेप्ड या डेक्यूसेप्ड शेप था, याद है? इसमें से सबसे कॉमन कौन सा था बेटा? सबसे कॉमन ये वाला था ना। मैंने बोला था ना कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें 4 शेर लगे हुए हैं, उसमें 3 शेर का मुंह आगे की तरफ है और पीछे की तरफ 1 शेर है। वैसे ही कुछ ये है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें आपके 3 आगे दिख रहे हैं और 1 पीछे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा था। अब मैं जो बोल रही हूँ, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि ये हमारा आंसर का टीएस था। 2 लोब्स थे, दोनों लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद जब इसमें मियोसिस हो गई बेटा, मियोसिस होने के बाद जो भी 4 थे वो आपस में चिपके थे और वो हैप्लॉइड थे, और ये जो 4 चिपके थे इनको हम कह रहे थे माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड थे। फिर इनके ऊपर टैपिटम ने कैलेस डाला और इसकी वजह से कैलोस सारा डिसॉल्व हो गया और ये अलग 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 हो गए। अब हम इनको कह रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अभी भी इनको हम पोलन ग्रेन नहीं कह रहे हैं। पोलन ग्रेन कब कहते थे बच्चों? कौन बताएगा मुझे? अंकिता, गरिमा, नितिका, सिया, कौन बताएगा? पोलन ग्रेन हम इनको कब कहना शुरू कर रहे थे? मैम जब ये मैच्योर हो जाएंगे। जब ये मैच्योर कैसे होंगे? जब इनके ऊपर हम इंटाइन और एक्साइन डालेंगे। याद है एक्साइन? यस मैम, यस मैम। पोरोपोलन की वो टफ कवरिंग, हाँ, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, है कि नहीं? है ना? तो ये हमारा माइक्रोस्पोर है, उसके ऊपर हमने इंटाइन डाला, उसके ऊपर हमने एक्साइन डाला। एक्साइन डालने के बाद क्या हो रहा था? वो स्पोरोपोलन की बनी हुई थी और ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। तो ये कहाँ पर खुली रहती थी बेटा? कहाँ पर खुली रहती थी? मैम जंप ओवर पर। हाँ, आपके जंप, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका ऐसे था, यहाँ पे आपके स्पोरोपोलन, बीच बीच में आपके जो ये वाली जगह है ना, इसको कहते हैं जर्म पोर। यहाँ से क्या निकलता है फ्यूचर में? मैम पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब निकलेगा यहाँ से। देखिए यहीं से तो पोलन ट्यूब निकल रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर आपका एक माइटोसिस होता है और उससे बनता है वेजिटेटिव सेल, फिर उससे और एक और बनता है जेनरेटिव सेल। याद आ रहा है ये? यस मैम। हाँ, वेजिटेटिव सेल थोड़ा ज्यादा साइटोप्लाज्म लेके बैठ जाता था, जनरेटिव सेल थोड़ा कम लेके बैठता था। वेजिटेटिव सेल बाद में जाके पोलन ट्यूब बनाता था। जो जनरेटिव सेल था वो कभी कभी पोलन ग्रेन के अंदर डिवाइड नहीं करता, तो हम उसको क्या कहते थे? 2 सेल्ड स्टेज कहते थे ना। 2 सेल्ड स्टेज यानी यहाँ पर अंदर में 2 सेल्स बने हुए हैं। और ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म्स में किस स्टेज में आपका रिलीज होता है पोलन ग्रेन? मैम 3 नहीं, 2। याद है मैंने बोला था इसमें होता क्या है? देखिए आपका जो ये
जब आपके माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के ऊपर फिर हमने डाल दिया ऐसे स्पोरोपोलिन का एग्जाइम, ठीक है। जब हम स्पोरोपोलिन का एग्जाइम इसमें डाल दिए तो आपको पता है ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे इन सब के पास एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस था ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस एन था ना, था। Yes, तो ma'am. वो जो न्यूक्लियस था उसने माइटोसिस करके डिवाइड कर लिया, माइटोसिस करने से 1 से 2 हो गए। और जो बड़ा वाला ये मान लीजिए, एक सेकंड, ये आपका ये एक न्यूक्लियस है, इसमें ये बड़ा वाला सेल जो था जो एक हो जाता था इसको कहते हैं हम वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो ये छोटा वाला सेल था जिसके पास कम साइटोप्लाज्म आया ये हो जाता था जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये कौन सा आपका ये कौन सा बेटा आपका कौन सा स्टेज है ये, व्हाट स्टेज इज दिस, व्हाट स्टेज इज दिस, And two. दिस स्टेज इज टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। टू सेल्ड स्टेज पर ही 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन रिलीज होता है, यानी 60% एंजियोस्पर्म्स में आपको दिखेगा कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है और उसी स्टेज पर आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है। 3 सेल्ड स्टेज किसको कहेंगे, 3 सेल्ड स्टेज, हाँ 3 सेल्ड स्टेज किसको कहेंगे बेटा, देखिए जब मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन आके लगा और इसमें से आपके जो जर्म पोर था वहां से पोलन ट्यूब निकला। अब होता क्या है कि मैक्सिमम कंडीशन में मान लीजिए ये 2 सेल स्टेज ही था, तो वेजिटेटिव सेल आपका पोलन ट्यूब बनाया, जनरेटिव सेल निकल के इस पोलन ट्यूब में घुस गया। अब इसको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये जनरेटिव सेल जब नीचे आया ना तभी अचानक से माइटोसिस करके डिवाइड कर गया और 2 में तब्दील हो गया। तो ये पोलन ट्यूब के अंदर आके अपना दूसरा जब जो तीसरा न्यूक्लियस है वो बना रहा है। पर कई बार पोलन ग्रेन में क्या होता है कि ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, सॉरी ये मान लीजिए, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपका पोलन ग्रेन है, ये आपका बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है, ये आपका छोटा वाला जनरेटिव सेल है। तो पोलन ग्रेन के अंदर ही जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है और 1 से 2 हो जाता है। तो ये आपका 3 सेल स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। तो बेटा 3 सेल स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म्स 3 सेल स्टेज में आपका पोलन ग्रेन रिलीज करते हैं, यानी एंजियोस्पर्म जो 2 सेल स्टेज में रिलीज करते हैं वो ज्यादा है 60%। ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि ये एनसीईआरटी में आपका डेटा लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। Yes, तो यहाँ तक बेटा हम लोगों ने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम किस पे जाएंगे हम फीमेल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में मेगास्पोरेंजियम के पास जाएंगे। अभी हम फीमेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसमें। अच्छा बोले मेगास्पोरेंजियम का मेल में मेल वाला क्या काउंटर पार्ट था उसको क्या कहते थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था बच्चों, व्हाट वाज माइक्रोस्पोरेंजियम, याद आ रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम में किसको बोल रही थी, ma'am, male. नहीं वो आपका जो एंथर था ये ऐसे था ना, इसमें 2 लोब्स थे और इसमें ये आपका हाँ माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे पोलन सैक जिसको हम बाद में जाके पोलन सैक बोलते थे, इसी कैविटी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते थे कि नहीं बोलते थे। Yes, ma'am. हाँ, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन बना, जो पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस के बाद उस पे एंजाइम लगने के बाद जो पोलन ग्रेन बना, उस पोलन ग्रेन को हम क्या कह रहे थे, उस पोलन ग्रेन को हम क्या कह रहे थे, उस पोलन ग्रेन को हाँ मेल गेमेटोफाइट बोल रहे थे। गेमेटोफाइट यानी जो गेमेट कैरी करके ला रहा हो, और असली गेमेट किसके अंदर था बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर था ना, इसके अंदर था ना वो जनरेटिव सेल जो बाद में जाके एक और बार डिवाइड करता है और फिर जाके एग और उससे मिलेगा। हाँ तो मेल गेमेट तो ये हो गया, अंदर है पोलन ग्रेन के अंदर आपको मेल गेमेट दिखेगा। देखिए यही सारे टर्म्स आपको इतना कंफ्यूज करेंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे। आपको 3 चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना है माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि यही अभी हम फीमेल में भी देखने वाले हैं। फीमेल में हम देखने वाले हैं, चलो इसको बगल बगल में लिख देती हूँ। एक है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, फीमेल में आपकी यही चीज रहेगी मेगास्पोरेंजियम। अभी कंपेयर करके बता दूंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है आपका मेल गेमेटोफाइट,
और यहाँ पे आ गया हमारा फीमेल गेमेटोफाइट। फिर इस मेल गेमेटोफाइट कैरी कर रहा है मेल गेमीट को, फीमेल गेमेटोफाइट कैरी कर रहे हैं फीमेल गेमीट को। अब देखिए ये सारी टर्म्स बहुत ज्यादा आपको क्लियर रखने की जरूरत है। माइक्रोस्पोरेंजियम हमने किसको कहा, वो जो दो लोब के अंदर जो ये ऐसे पोलन साक जो बाद में हम इनको कहने वाले थे उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा था उसको हमने कहा मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट था, वो जनरेटिव सेल जो था ना, याद है, मेल गेमीट जनरेटिव सेल। समझ में आया ये सारे टर्म्स बेटा, किसको किसको क्या क्या कहा जा रहा है, समझ में आया? हाँ, अब देखिए, अब फीमेल में अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। फीमेल में मेगास्पोरेंजियम हम किसको कहेंगे, एनी आइडिया, कोई गेस? मैम जिसमें ओवम होगा। मेगास्पोरेंजियम किस, ओव्यूल को बेटा, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ये जो आपका, हाँ, जो स्टिग्मा है फिर स्टाइल है फिर ये ओवरी आया, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल थी ना, उसको हम कहेंगे बेटा मेगास्पोरेंजियम। ये हो सके तो अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओव्यूल को हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। फिर ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगी, उसका क्या नाम होगा, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें मिलेगा फीमेल गेमेट यानी एग। ये एक, हाँ, ये कंपैरेटिव चीज है, इसको जल्दी से अपनी कॉपी में उतार के सबका नाम लिख के आप मुझे बताओ, तब मैं आगे बढ़ती हूँ। लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, नीट पूछ देता है। कभी कभी बच्चे पता है फीमेल गेमेटोफाइट ओव्यूल को लिख के आ जाते हैं, उनको लगता है कि ओव्यूल के अंदर एग है, नहीं, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनती है, उसके अंदर एग है। तो गेमेटोफाइट इज नॉट ओव्यूल, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। बच्चे हम हर बार नीट में ओव्यूल को फीमेल गेमेटोफाइट, उनको लगता है कि फीमेल गेमेटोफाइट मतलब फीमेल गेमेट कैरी करने वाला स्ट्रक्चर को उनको ओव्यूल लगता है, उनको ये नहीं बताया कि ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनती है और फिर उसमें बनता है एग। तो ये लिख लीजिए और मुझे बताइए। मैम फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है ना? हाँ, फीमेल गेमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम और फीमेल गेमीट आपका एग हो जाएगी। अभी मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, उसको भी बीच में खोल के बैठ जाना जब मैं बोलूंगी तब। ये पता नहीं ये पीडीएफ इसमें खुल नहीं रही है मेरे इसमें। एक पीडीएफ भेजा है, मिला बेटा आप लोगों को ग्रुप पे? यस मैम। यस मैम। तो बोलूंगी तब उसको खोल लेना, ठीक है। देखो, तो अब आगे बढ़े, हो गया, आप लोगों ने लिख लिया इसको, ये लिखना है अभी? डन मैम। चलो बता रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अभी मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम यानी बच्चों हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। नहीं, मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल है, फीमेल गेमेटोफाइट तो एम्ब्रियो सैक है ना। यस मैम। हाँ, हम ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल कहाँ मिल रहा था, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं और मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बेटा गाइनोशियम कहते थे, ये तो पता ही होगा। हाँ, और इस गाइनोशियम में क्या आ रहा था, गाइनोशियम इज अ वॉल मेड अप ऑफ 3 पार्ट। हमारे 4 वॉल्स होते थे ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और इसमें जो आपका कैलिक्स था वो क्या था, बहुत सारे सेपल्स मिलके कैलिक्स बना रहे थे, बहुत सारे पेटल्स मिलके कोरोला बना रहे थे। और एंड्रोशियम का यूनिट क्या था, स्टेमन। स्टेमन था ना, स्टेमन मतलब एंथर और फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट को हम स्टेमन कह रहे थे, है ना। यस मैम। फिर हमारा गाइनोशियम आया, गाइनोशियम में क्या आ गया, पिस्टल या कार्पल, ये बात की थी हमने,
पिस्टल या कार्पल कहते हैं। और इसमें क्या क्या पार्ट आ जाता है बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यही आता था, याद है? ये आप लोगों को याद है ना? अब देखो, तो गाइनोशियम कितने पार्ट का बना हुआ है? 3 पार्ट का बना हुआ है। और गाइनोशियम में भी ये जो पिस्टल वर्ड है ना, इसका थोड़ा सा पिस्टल और कार्पल में हम देखेंगे क्या अंतर है। गाइनोशियम में एक पिस्टल है तो हम कहेंगे कि ये मोनोकार्पेलरी है। कार्पल और पिस्टल का क्या अंतर है? क्या अंतर है इन दोनों में? और अगर बहुत सारे पिस्टल्स हैं, मेनी पिस्टल्स हैं, तो हम कहेंगे मल्टी कार्पुलरी। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? कार्पल और पिस्टल का मतलब, कार्पल भी देखिए एक पिस्टल, मोनोकार्पुलरी मतलब एक कार्पल, एक कार्पल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हो गया एक पिस्टल। और अगर ऐसे बहुत सारे कार्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे कार्पल्स हैं एक ही फ्लावर के अंदर, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पुलरी, मेनी पिस्टल्स। ठीक है, समझ में आई बात? एक फूल के अंदर बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे पिस्टल्स हैं, तो पिस्टल्स में अगर वो फ्री है सारे के सारे, यानी जो कार्पल्स हैं वो फ्री है, होता क्या है कि ये वाला कार्पल देखिए फ्री है, और अगर ये भी फ्री है, ये सारे अलग अलग है, और अगर फ्यूज्ड है, मान लीजिए फ्यूज्ड है सारे कार्पल, तो आपको पता है कैसे दिखेगा? एक ही ओवरी में से स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा दिख रहा है, 3-4 स्टाइल और स्टिग्मा दिख रहे हैं आपको, ये फ्यूज्ड है। ये बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ये देखिए, एक आपको कहाँ गया? ये आपको दिख रहा है, इसमें एक तीनों के तीनों फ्री हैं एक में, और एक में तीनों फ्यूज्ड हैं एक ही में। पहला वाला जो पिक्चर है वो कैसा है? फ्री कार्पल्स का है, सबकी अपनी अलग अलग ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है कि नहीं है बेटा? यस मैम। हाँ, और जो बगल वाला पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो फ्यूज्ड है सारे के सारे, ओवरी नीचे से फ्यूज्ड है, स्टाइल और स्टिग्मा बस अलग है, ओवरी नीचे से पूरा फ्यूज्ड है। दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके एपोकार्पस और सिनकार्पस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइनोशियम में ये पीडीएफ में सब लिखा हुआ है, तो आपको बस देखना है, मेरी बस बातें सुन लो। अगर एक पिस्टल है और मेनी पिस्टल्स हैं, एक पिस्टल है और मेनी पिस्टल्स हैं, एक पिस्टल है तो हम उसे मोनोकार्पुलरी कहेंगे, यानी इसमें सिर्फ एक कार्पल है। और बहुत सारे पिस्टल्स है मतलब मल्टी कार्पुलरी है। अब मल्टी कार्पुलरी कंडीशन में क्या होता है कि ये सारे के सारे कार्पल फ्यूज भी रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं। तो जब सारे कार्पल्स फ्री रहेंगे तो हम उस कंडीशन को एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। एपोकार्पस कंडीशन मतलब ये जो आपका ये ऐसे ओवरी अलग है, स्टाइल अलग है, स्टिग्मा अलग है, इसकी भी ओवरी अलग है, स्टाइल अलग है, स्टिग्मा अलग है, ओवरी अलग है, स्टाइल अलग है, स्टिग्मा अलग है, यानी सब कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। और अगर फ्यूज्ड हुए, ये मैनी पिस्टल्स में बहुत सारे कार्पल हैं, तो बहुत सारे कार्पल अगर सारे के सारे फ्री हैं तो हम एपोकार्पस कहेंगे, पर सारे के सारे कार्पल्स अगर फ्यूज्ड हैं, जैसा कि हमने देखा कि एक ही ओवरी में से आपके स्टाइल और स्टिग्मा ऐसे निकल रहे, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे बेटा? सिनकार्पस। क्या कहेंगे? सिनकार्पस। समझ में आई बात? ये बात समझ में आएगी, ये मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो हमारा ये जो हमारा स्टाइल है ना बेटा, ये 2 टाइप का होता है। ये जो हमारा स्टाइल है ये हमारा 2 टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है? एक होता है हमारा हॉलो स्टाइल और एक होता है हमारा सॉलिड स्टाइल। ठीक है,
स्टाइल इज ऑफ टू टाइप्स, हॉलो एंड सॉलिड। तो हॉलो और सॉलिड में क्या होता होगा? हॉलो स्टाइल में आपके कोई भी सेल्स, ये पूरा का पूरा स्टाइल खाली है और उसमें कोई भी सेल नहीं भरा पड़ा है, आराम से जगह पोलन आता है अपना पोलन ट्यूब डालेगा और पहुंच जाएगा एग तक। लेकिन सॉलिड स्टाइल में क्या होता है बच्चों? सॉलिड स्टाइल में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ये है ना बीच का रीजन, लंबी गर्दन जो इसकी है, ये पूरे सेल से भरी पड़ी रहती है। तो ऐसे टाइम में पोलन ट्यूब को घुसने के लिए उस टाइम पे थोड़ा वो हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, और उस टाइम पे दूसरे टाइप के कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे ये सेल्स हटते हैं या जो भी होता है। बट हमारे पास दो टाइप की स्टाइल्स हैं, एक हो गया सॉलिड स्टाइल, एक हो गया हॉलो स्टाइल। ठीक है, हॉलो स्टाइल में क्या होता है, सेल जो भी अराउंड के सेल्स हैं, एपिथेलियल एपिडर्मल सेल, उसमें आपका बीच में कोई भी सेल आता नहीं है एंड देयर इज अ ल्यूमेन एंड पोलन ट्यूब कैन इजीली एंटर इट। जबकि सॉलिड सेल में क्या होता है, इनर ल्यूमेन इज एब्सेंट। ल्यूमेन मतलब, ल्यूमेन शब्द मतलब ये कुछ में हमने पढ़ाया होगा आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में, ल्यूमेन वगैरह। ल्यूमेन मतलब गैप। तो सॉलिड स्टाइल में बेटा आपको कोई ल्यूमेन नहीं दिख रहा है, ल्यूमेन इज एब्सेंट एंड इट इज टाइटली पैक्ड विद सेल्स। समझ में आ गया सॉलिड और हॉलो स्टाइल का डिफरेंस? समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो, तो ये आपका हो गया इसका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनसाइड द ओवरी आपका एक सोलन स्ट्रक्चर है, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपकी स्टाइल है जो कि हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। अब ये जो सोलन स्ट्रक्चर है ओवरी, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, और यही ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है ना, इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनेगी, उसके अंदर आपको एग मिलेगा। अब मैंने ये वाला पार्ट कौन सा बनाया बच्चों? ये पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस पार्ट? हाइमन। और कुछ बेटा, और कोई वर्ड, और कोई वर्ड? इसको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, हाँ, प्लेसेंटा कौन सी चीज हो गई? ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से ओवरी से चिपका हुआ है, ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से ओवरी से अटैच्ड है, उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा कहते हैं। आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है? यस मैम। हाँ, उसमें आपने देखा है कि माँ की कोख में जो बच्चा रहता है, उस बच्चे के नाभि और माँ की नाभि कनेक्टेड होती है ना, किससे? प्लेसेंटा। का नाम भी प्लेसेंटा है ना। तो वही चीज आप समझिए कि यहाँ पर ओवरी से ओव्यूल जिस टिश्यू से बेटा कनेक्टेड रहता है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। अच्छा, आप लोगों ने मटर के दाने देखे हैं? मटर के दाने देखिए, ये जो मटर है ये उसका फ्रूट रहता है ना, जिसको हम छीलते हैं। जब हम इसको छीलते हैं तो उसके अंदर हमें दिखता है ऐसे सीड, मटर के सीड दिखते हैं, मटर के दाने। और मटर का ये जो दाना है, ये इसके छिलके से ऐसे किसी एक छोटे से उससे अटैच रहता है कि नहीं रहता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब समझो मेरी बात, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये आपका छोटू सा प्लेसेंटा है और उससे अटैच्ड आपकी ओव्यूल है। अब देखो फ्यूचर में क्या होगा, यही जो ओवरी है ये मटर का छिलका बन जाएगा, फ्रूट, वही तो फ्रूट है, और जो ओव्यूल है वो मटर का सीड बन जाएगा, है ना। और जो ये प्लेसेंटा है वो ये है। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ? यस मैम। यस अब मैम। समझ में आ गया ना, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रूट इज योर, ये तो आपका जो हम मटर में क्या खाते हैं, हम मटर में सीड खाते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। यही फ्रूट आपका ये आम का बाहर वाला पार्ट बनाता है, और जो ये ओव्यूल बनाता है वो आपकी गुठली होती है। देखिए, एक ही फ्रूट में, मटर में हम सीड खा रहे हैं, हम फ्रूट नहीं खा रहे हैं, और आम में हम फ्रूट खा रहे हैं, हम सीड नहीं खा रहे हैं। देख रहे हो ना बेटा, अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजों की एडिबिलिटी होती है। हम किस में सीड खा रहे हैं, किस में फ्रूट को खा रहे हैं, वो हम पे अब वो डिबेटेबल इशू है, पर होता यही है। और प्लेसेंटा आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, यस मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको बता दी। अब ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। ये ओव्यूल क्या है भाई? मेगास्पोरेंजियम है, इसका नाम मेगास्पोरेंजियम है, मैंने आप लोगों को बोला।
और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलो, मैंने आप लोगों को बोला प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है? ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू अ टिश्यू इन द ओवरी व्हिच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये हमारी ओवरी है, ये हमारा ओव्यूल है। तो ओव्यूल जिस टिश्यू से अटैच्ड है ओवरी में, उसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये मैंने नोट्स में ये डेफिनेशन लिख दिया है, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो प्लेसेंटा हमारा क्या हो गया बेटा? अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन ओवरी एंड ओव्यूल। अटैचमेंट पॉइंट बिटवीन ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा? एंजियोस्पर्म से मोस्ट कॉमनली फाउंड ओव्यूल, हमारा जो ये ओव्यूल है ना, इसकी बात हो रही है, मेगास्पोरेंजियम की। बहुत टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, शेयर करके दिखाती हूँ कितने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये डायग्राम दिख रहा है सबको मेरे साथ? हाँ, देखो इसमें एक एनाट्रोपस है, एक एट्रोपस। जो एट्रोपस दिखा ना उसको हम ऑर्थोट्रोपस, चलो ये वाला दिखाते। ऑर्थोट्रोपस दिख रहा है? ऑर्थोट्रोपस है सबसे पहला वाला। इसमें देखिए जो ओव्यूल है, ये जो व्हाइट कलर की अंदर में एक आपका स्टोन जैसा नहीं दिख रहा है व्हाइट कलर का? सब में व्हाइट कलर का एक चीज दिख रहा है, पूरा पार्ट येलो है। जो व्हाइट कलर का सर्कल जैसा है वही है हमारा एम्ब्रियो सैक। और देखो आप ऑर्थोट्रोपस में वो व्हाइट कलर का कैसा दिख रहा है, एनाट्रोपस में कैसा दिख रहा है, हेमी एनाट्रोपस में कैसा दिख रहा है, कैम्पाइलोट्रोपस में वो व्हाइट वाला एम्ब्रियो साइट कैसे दिख रहा है, एम्फीट्रोपस में कैसा दिख रहा है, सर्सिनोट्रोपस। ये भी मुझे पढ़ाना है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी आपके सिलेबस में है, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगी। तो आप देखो बेटा, ये जो ऑर्थोट्रोपस है ना, ये क्या है? ये लग रहा है ना कि स्ट्रेट ओव्यूल है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और एनाट्रोपस अपसाइड डाउन है, नीचे की तरफ देख रहा है। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो ये बेटा ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम, और उसके अंदर जो व्हाइट वाली स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज योर एम्ब्रियो सैक, दैट इज योर फीमेल गेमेटोफाइट। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है वो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली जिम्नोस्पर्म्स में दिखेगा। जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं आते। जिम्नोस्पर्म पता है ना, पहाड़ों पे जो आप लोग तो उत्तराखंड में रहते हो, खूब सारे जिम्नोस्पर्म्स देखा होगा, है ना? वहां पे खूब सारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में आप देखोगे कि उनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओव्यूल होती है, जो ओव्यूल उनका मेगास्पोरेंजियम होता है, वो ऑर्थोट्रोपस होता है, ऐसा सीधा। और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में आपको कौन से टाइप का ओव्यूल दिखेगा? कोई आइडिया इन 6 में से कौन से टाइप का ओव्यूल सबसे ज्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में? मैम एनाट्रोपस। वेरी गुड, एनाट्रोपस। आपको दिख रहा है अपसाइड डाउन वाला ओव्यूल? ये सबसे ज्यादा कॉमन है। यस मैम। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इन एंजियोस्पर्म्स मोस्ट कॉमनली फाउंड ओव्यूल इज एनाट्रोपस, ये अपसाइड डाउन होता है। और चलो अभी अभी तो ये, चलो अच्छा दिखा देते हैं यूनिटेक्निक और बाइटेक्निक। यूनिटेक्निक ओव्यूल, ये आपको दिख रहा है? हाँ। ये इसमें बेटा आप लोगों को एक ही इंटीग्यूमेंट दिख रहा है ना? और इससे पहले वाले में देखा था आपने दो दो इंटीग्यूमेंट दिख रहे थे, Yes, ma'am. है ना? इधर देखो, मैं दिखाती हूँ, ये वाला देखो, इन सब में आपको दो इंटीग्यूमेंट दिख रहे हैं ना? आपको दिख रहा है दो इंटीग्यूमेंट? नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं इधर बना देती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बना देती हूँ। इंटीग्यूमेंट क्या होता है बेटा? ये जो ओवरी है ना, ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मैंने ऐसे ये एक बनाया और ये दूसरा बनाया, ये एक इंटीग्यूमेंट, ये दूसरा इंटीग्यूमेंट। फिर इधर भी मैंने ऐसे किया, ये एक इंटीग्यूमेंट, ये दूसरा इंटीग्यूमेंट। दिखा आपको? एक दो, तो दो इंटीग्यूमेंट्स है ना। और ये इंटीग्यूमेंट होता क्या है, देखिए अंदर में इसके यहाँ पे एम्ब्रियो सैक रहेगा। ये पूरा ओव्यूल जो है, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है? दिस इज योर ओव्यूल। यही जाके बाद में सीड बनता है, ठीक है? अब इसका जो ये इंटीग्यूमेंट्स है ना बेटा, ये वाला पार्ट,
ये वाला छिलका। पार्ट आगे जाके हाँ सीड कोट बनता है। सीड कोट, चने 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 को जब भिगाते हो आप तो उसका छिलका बाहर निकल के आ जाता है ना जब सॉफ्ट होता है तो, और अंदर में 2 कॉटिलेडन आपको दिखते हैं। हाँ, तो वो है वही वही ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट था बेटा। जो छिलका है ना, जो बाद में छिलका बना, वो कभी ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट्स था। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या है, 2 जब रहते हैं तो हम उनको बाइटेगमिक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 2, 1 और 2, बाइटेगमिक, ठीक है। और अगर यही चीज अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो एक ही हुआ कि नहीं, एक ही तरह की, एक ही हुआ ना, एक ही इंटीग्यूमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटेगमिक। अब मेरी बात समझ में आई, बाइटेगमिक और यूनिटेगमिक का मतलब अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एंजियोस्पर्म में कभी कभी नीट में बहुत बार पूछता है, एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भाई। मोस्ट ऑफ देम एनाट्रोपस होते हैं, यानी अपसाइड डाउन होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम बाइटेगमिक होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में अगर देखा जाए, मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म, लेकिन अगर प्लांट किंगडम 11th स्टैंडर्ड का पढ़ा होगा तो जिम्नोस्पर्म के 2 स्पीशीज होते हैं, साइकस और पाइनस। उनके बीच में जब कंपैरिजन कराया था तो बोला गया था कि साइकस के पास ऑर्थोट्रोपस है और पाइनस के पास एनाट्रोपस है। चलिए खैर उसमें तो जाइए। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स में आपके ऑर्थोट्रोपस होता है, ऑर्थोट्रोपस होता है मैक्सिमम, और दे आर यूनिटेगमिक। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म से मैक्सिमम एनाट्रोपस होते हैं, बाइटेगमिक होते हैं, जिम्नोस्पर्म से मैक्सिमम ऑर्थोट्रोपस होते हैं, यूनिटेगमिक होते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। करीमा, मैं और आपका मतलब ये स्क्रीन पे आप भी कुछ कर पा रहे हो क्या? Yes, ma'am. वो टाइप हो जा रहा है। अच्छा, मतलब आपको भी वो को होस्ट बन गई है क्या? मैम वो ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने आपको लगता है को होस्ट बना दिया होगा जब मैंने छोड़ा ना सेशन, क्योंकि मैं देख रही हूँ बार बार आपसे हो पा रहा है वो। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देख लिया हमने एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स का। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी वाया टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ये भी हमने देख लिया। अब अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ये वर्ड अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, तो इसमें भी बहुत सारे प्लेसेंटा का ना आपने पढ़ा है। जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेगी तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, देखा है कभी? नो मैम। प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा, कि प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा उसका अरेंजमेंट कैसा है। चलो इसका भी दिखा देती हूँ, मैं दिखा दूंगी तो थोड़ा आपके दिमाग में विजुअल इफेक्ट्स रहता है तो वो ज्यादा बेटर होता है। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दिखाती हूँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी लास्ट में मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में, प्लेसेंटेशन के बारे में। देखो, प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन टाइप्स, ये देखो, ये आपको दिख रहा है बच्चों? कहाँ चला गया? ये वाला पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, इसमें देखो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जहाँ पर दिया हुआ है उसमें क्या है, जो ओव्यूल है, जो सीड है, वो आपके फ्रूट से एकदम साइड से चिपका हुआ है। मार्जिन मतलब समझते हो ना, मार्जिन मतलब साइड, है ना, मार्जिन मतलब साइड। और देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन जो है उसमें क्या है, आपके तीन तीन, आपने खीरा देखा है, खीरा? Yes, ma'am. खीरे Yes, में ma'am. आप, हाँ खीरे में आपने देखा पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। अभी देखिए पैराइटल प्लेसेंटेशन को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए तो, और अभी मैं खीरा का दिखाऊंगी आपको क्रॉस सेक्शन। और एक्साइल वाला देखिए, उसको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइए। और उसका मैं अभी टमाटर दिखाऊंगी, तब आपसे पूछूंगी कि क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन बहुत इजी है, अभी मैंने मटर का दिखाया, मटर में आपने देखा था एकदम एक मार्जिन में आपके प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा के थ्रू सीड चिपका हुआ था, वो मार्जिनल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी पैराइटल दिखाऊंगी और एक्साइल। ये पैराइटल और एक्साइल जरा अपने दिमाग में एकदम फोटोकॉपी छाप लीजिए तो देखिए पैराइटल में क्या है बेटा, वो उधर वॉल की तरफ, वॉल से सीड चिपका हुआ है, जबकि एक्साइल में देखिए बीच में जो है वो वहां बीच में आया और बीच में से आपके सीड चिपके हुए हैं।
पैराइटल में सीड वॉल से उधर साइड वाली वॉल से चिपका हुआ है, जबकि एक्साइल में जो सीड है वो बीच वाले वॉल के टुकड़ों पे चिपके हुए हैं। ठीक है, दिख गया ये? अब मैं दिखाऊं खीरे और उसका? यस मैम। अब मैं दिखाती हूँ कुकुम्बर का प्लेसेंटेशन। देखो, दिख रहा है आपको? दिखा आपको? कुकुम्बर में ये देखो, कोई एकदम अच्छा सा दिखाती हूँ, ये वाला देखो, ये देखो, जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा है, सीड आपके उधर एकदम साइड वाली वॉल से चिपका हुआ है। यस मैम। दिख रहा है? दिखा बेटा? समझ में आया क्या हो रहा है? बीच में से नहीं चिपका हुआ है, बीच में से नहीं निकला है सीड। देखिए, साइड वाली वॉल से निकल के बीच की तरफ आ रहा है ना? प्लेसेंटा आपको दिखा? यस मैम। सीड जो आपके खीरे से जो चिपका हुआ, खीरा इज द फ्रूट, खीरे का सीड है ये, और सीड और फ्रूट के बीच में जो छोटा सा जो टिश्यू है वही है हमारा प्लेसेंटा। और ये कौन सा प्लेसेंटेशन हुआ? पैराइटल प्लेसेंटेशन हुआ। देखो इसमें कितना क्लियरली दिख रहा है, दिखा ना आपको? प्लेसेंटा दिखा आपको? यस मैम। हाँ, अब मैं टमाटर का दिखाती हूँ, टोमेटो का दिखाती हूँ, टोमेटो का। देखो, टोमेटो में ये देखो, टोमेटो में बीच में से निकल रहा है ना सीड, साइड से नहीं है ना? यस मैम। देख रहे हो? टमाटर, अच्छा वाला टमाटर देखो, ये देखो, ये बीच में से टमाटर का सीड है ना, साइड से नहीं आ रहा है। एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब आपको समझ में आ गया क्या बोल रही थी मैं? यस मैम। तो ये आपके नीट एग्जाम में आता है, ये सब मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ये मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वाले चैप्टर में ये सब आप लोग पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने क्या बोला आप लोगों को? देखो बच्चों, प्लेसेंटेशन इज व्हाट? खीरा था, खीरा का ये आपका, अपने खीरा को काटा, उसका टीएस काटा, तो आपके जो बीज थे वो ऐसे जुड़े हुए थे, ऐसे जुड़े हुए थे ना, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, याद है? देखा? यस मैम। और टमाटर में क्या हो रहा था बेटा कि ये बॉल बीच तक आ रही थी, मतलब ऐसे तो नहीं था, मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये आपका टमाटर है, तो यहाँ सीड अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे, ऐसा दिख रहा था आपको? तो ये टाइप पैराइटल प्लेसेंटेशन है। और मटर में आप देखोगे कि मटर में एकदम साइड में ऐसे आपके सीड इज अटैच टू द फ्रूट, तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो गया, ये पैराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब समझ में आया प्लेसेंटेशन का मतलब बेटा? यस मैम। तो प्लेसेंटेशन क्या होती है? प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी। सब मैंने नोट्स में लिख रखा है, अरेंजमेंट ऑफ। आज आप लोग का होमवर्क है कि ऐसे तो मेरा पीडीएफ अपलोड हो जाता तो मैं तो उसी से कर देती, बट ठीक है, आज आप लोग जाके पढ़िएगा। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटा क्या होता है? जिस टिश्यू से ओव्यूल अटैच है ओवरी से। ठीक है, आगे बढ़े। अब ओव्यूल हैज टू मेन पार्ट्स, ओव्यूल के पास दो मेन पार्ट्स होते हैं। क्या है भाई वो? एक होता है आपकी स्टॉक और दूसरा होता है आपका बॉडी पार्ट। ठीक है, स्टॉक एंड बॉडी पार्ट। अब ये क्या है भाई? स्टॉक को हम कहते हैं फ्यूनिकल। ये टर्म्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी सब दिखा दूंगी। स्टॉक को कहते हैं हम फ्यूनिकल और बॉडी पार्ट हमारा बाकी का पार्ट होता है। ठीक है, तो एक बार मेरे नोट्स खोलिएगा जो मैंने ग्रुप में डाला है, उस नोट्स को खोलिएगा और पता है कौन से पेज पर जाइएगा? 1 2 3 4, चौथे पेज पर। मुझे देख के बताओ, आप लोग को दिखता है जो मैं बोल रही हूँ? दिख रहा है? जो आज, हाँ, अभी जो मैंने भेजा उसमें देखिए बेटा, मैंने ऐसा दिखाया है
कि ये आपकी ओवरी है, मान लीजिए ओवरी का एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया, फिर मैंने इस पे बनाया एक छोटू सा प्लेसेंटा, ये टिश्यू है प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा से अटैच रहेगा हमारा ओव्यूल। तो ओव्यूल का जो ये वाला पार्ट, मान लीजिए मैंने ओव्यूल बनाया, और एंजियोस्पर्म में कैसा ओव्यूल होता है, अपसाइड डाउन होता है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल फेमस है ना बेटा। यस मैम। तो ये देखिए, ये मैंने एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया। तो अब इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, मैंने बोला ओवरी के दो पार्ट है, एक है फ्यूनिकल एक है बॉडी पार्ट। तो ये वाला ग्रीन से जो बना रही हूँ, ये देखो ये हो गया हमारा फ्यूनिकल। और जो अभी येलो में दिखाऊंगी, ये इतना पार्ट फ्यूनिकल के अलावा ये पूरा पार्ट हमारा बॉडी पार्ट हो गया। अब मेरी बात समझ में आई? नो मैम। नहीं आई? नो मैम। देखो, मैंने बोला कि ओव्यूल जो है उसके दो पार्ट हैं, एक हो गया हमारा फ्यूनिकल, एक हो गया हमारा बॉडी पार्ट। तो फ्यूनिकल कौन सा पार्ट है, ये देखिए, ये ओवरी है, ये ओवरी है। अंकिता, अंकिता बोल रहे हैं ना बेटा? यस मैम। हाँ अंकिता, देखिए ये ओवरी है। ओवरी क्या है, मतलब मैं इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मान लीजिए ये ओवरी है, ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल चिपका हुआ है आपके प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इस बोर्ड में यही देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो मैं रेड में अब बना रही हूँ, ये हमारा ओवरी का वॉल है, ये प्लेसेंटा है, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया ये वाला, ये समझ में आ गया अंकिता, ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से अटैच हमारा ओव्यूल है। अब समझ में आया बेटा? यस मैम। हाँ, तो ओव्यूल देखिए, ओव्यूल 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 में इतना बड़ा ओव्यूल मैंने बनाया, इसमें दो पार्ट है ना, एक ये डंडी जैसी है जिसको हम फ्यूनिकल कह रहे हैं, और ये पूरी फिर बॉडी, ये बॉडी पार्ट है। समझ में आया अंकिता? यस मैम। हाँ, तो मैं यही कह रही थी आपसे कि आपका ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। एक हो गया हमारा स्टॉक, स्टॉक यानी वो डंडी जिसपे ओव्यूल टिका हुआ है, उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, और बाकी का बॉडी पार्ट जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। फ्यूनिकल और बॉडी पार्ट सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ये जो येलो वाला पार्ट है वो ओवरी की वॉल है। जो ये येलो वाला पार्ट, मतलब जो मैं ये देखो, ये जो रेड से भी कर रही हूँ ना, ये ओवरी की बॉल है अंकिता। यस मैम। मैम वो येलो डार्क था ना, इस वजह से। हाँ, सॉरी मैंने दो कलर यूज कर लिया। ये ओवरी की बॉल है, इस पे प्लेसेंटा लगा हुआ है, और प्लेसेंटा से चिपका हुआ हमारा ओव्यूल है। ठीक है, समझ में आया? और ओव्यूल के दो पार्ट्स हैं, फ्यूनिकल और बॉडी पार्ट। फ्यूनिकल समझ में आ गया, बॉडी पार्ट समझ में आ गया, आगे बढ़ू? यस मैम। हाँ, तो अब बेटा इसमें मैंने क्या बोला कि ओव्यूल हैज टू मेन पार्ट, जो स्टॉक है और बॉडी पार्ट है। अब बॉडी पार्ट में ना बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूनिकल तो आपने देख लिया, बॉडी पार्ट के पास इंटीग्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर उसमें और मैंने, अगर आप फिगर देखोगे तो उसमें रैफे, हाइलम, चैलेजा, माइक्रोपाइल, क्या 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 मैंने बोला, ये सब बॉडी पार्ट में। तो चलो उनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो मैं फिर से बना देती हूँ। आपका ये ओवरी का वॉल है, ये आपका प्लेसेंटा है, ये आपकी, अब मैं ओव्यूल बनाऊंगी, ये ओव्यूल है। ठीक है, अब देखिए, ये वाले पार्ट को मैंने बोला, ये वाले पार्ट को मैंने बोला फ्यूनिकल। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने फ्यूनिकल बोला कि नहीं बोला? यस ठीक है, मैम। हाँ। और फिर ये वाले पार्ट्स आपके ब्लू में फिर से दिखा रही हूँ, ये वाले पार्ट क्या थे, इंटीग्यूमेंट थे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटीग्यूमेंट, ये हमारे इंटीग्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंटीग्यूमेंट्स यहाँ से इस वाले पार्ट से निकल के आ रहा है, ये वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से इंटीग्यूमेंट निकल के आ रहा है, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस पार्ट से इंटीग्यूमेंट निकल के आ रहा है। तो ये वाला पार्ट जहां से ऐसा लग रहा है ना बच्चों कि इंटीग्यूमेंट निकल के आ रहा है, वो पार्ट क्या हो गया, वो पार्ट क्या हो गया हमारा, चैलेजा। इस पार्ट को हम चैलेजा कहते हैं, चलाजा या चैलेजा। ठीक है, ऐसा द पार्ट फ्रॉम वेयर इट सीम्स दैट द इंटीग्यूमेंट्स आर अराइजिंग इज नोन एज चलाजा या चैलेजा। और जिस पार्ट पे इंटीग्यूमेंट्स ज्वाइन नहीं है, इस पार्ट पे इंटीग्यूमेंट ज्वाइन नहीं है ना, खाली पार्ट है ना, ये ओपनिंग दिख रहा है ना ये, यस मैम। हाँ, तो इस पार्ट को हम कहेंगे बेटा माइक्रोपाइल। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम, माइक्रोपाइल। ठीक है, यहीं से पोलन ट्यूब आके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया माइक्रोपाइल। अब हमारे पूरे इस ओव्यूल के अंदर ऐसे बहुत सारे, मैं दिखाती हूँ ग्रीन में करके, बहुत सारे सेल्स भरे पड़े भरे पड़े भरे भरे पड़े। ये वाला पार्ट जिसमें ये सेल्स भरे पड़े, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब इनसाइड द बॉडी, आपके ओव्यूल की जो ये बॉडी पार्ट है उसके अंदर देयर इज अ मास ऑफ सेल्स एंड द सेंट्रल पार्ट इज कॉम्पैक्टली फिल्ड विद डिप्लॉयड टिश्यू। ये 2n है, अभी सब 2n स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन अभी हुई नहीं है, मतलब अभी मियोसिस हुआ नहीं इसमें, तो जो भी दिख रहा है सब 2n है। तो ये जो 2n सेल से भरा पड़ा है इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, मेरी बात समझ में आई? चालिजा, माइक्रोपाइल और न्यूसेलस समझ में आया बेटा क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी इस पूरे स्ट्रक्चर में एक बार भी मियोसिस नहीं हुई। आपको पता है कि मियोसिस होती है तभी हैप्लॉइड होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर घटता है। तो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहे हैं ना, मेरे टैब पे, मेरे स्क्रीन पे, चालिजा इज 2n डिप्लॉयड है, न्यूसेलस 2n है, माइक्रोपाइल जो भी दिख रहा है ना, सारे के सारे इंटीग्यूमेंट आपके 2n है, सब 2n 2n। अगर नीट में कभी आपसे पूछता है कि ओव्यूल के जितने भी पार्ट्स हैं उनका प्लॉइडी लेवल क्या है, तो अभी तक जब तक आपका मियोसिस नहीं होता सबका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइडी है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? मेरी बात समझ में आई? Ma'am. हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्यूनिकल है, ये क्या है, मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये ब्लू वाला पार्ट जो आपका फ्यूनिकल वाला पार्ट है। ठीक है, द टिश्यू ऑफ फ्यूनिकल इज स्ट्रेच्ड अ बिट ओवर द बॉडी पार्ट। ये जो आपका बॉडी पार्ट ब्लू में, ये येलो में दिखा रही हूँ, ये हमारा बॉडी पार्ट था। ठीक है, इस ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्यूनिकल है ना हमारा, ब्लैक से दिखा रही हूँ, ये जो फ्यूनिकल है ना हमारा, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हुआ है बॉडी पार्ट पे। फ्यूनिकल थोड़ा सा और अपने हद से बाहर निकल गया। फ्यूनिकल को यहीं तक रहना चाहिए, बट ऐसा लगता है कि फ्यूनिकल थोड़ा और ज्यादा बाहर निकल के यहाँ तक आ गया। ठीक है, और जिस एरिया में ऐसा लगता है कि ये आ गया है थोड़ा सा, इट सीम्स दैट फ्यूनिकल इज एक्सटेंडिंग ओवर द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा झूल गया है, उस पार्ट को हम कहते हैं रैफे। जहां हमें लग रहा है कि फ्यूनिकल थोड़ा सा और आगे आ गया है। ये बात समझ में आई? The tissue of funicle is stretched over a bit over the body part. That much part is known as raphe. फ्यूनिकल जो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा फैल गया। नीचे वाला जो फ्यूनिकल है वो तो यहीं तक रह गया, यही इसकी बाउंड्री थी, बट ऊपर वाला फ्यूनिकल थोड़ा दूर तक चला गया, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैफे। समझ में आया? समझ में आया? Yes. हाँ, क्लियर है? अब ये रैफे हो गया हमारा, और द प्लेस वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द बॉडी इज नोन एज हाइलम। यानी ये आपका बॉडी पार्ट है, ये आपका बॉडी पार्ट है ओव्यूल का, और ये आपका, अभी दिखा रही हूँ ये वाला पार्ट। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपका यहां तक फ्यूनिकल है। ठीक है, यहां तक फ्यूनिकल है कि नहीं है? यहां तक फ्यूनिकल है। ठीक है, तो फ्यूनिकल और बॉडी, ये हमारा फ्यूनिकल हो गया, और इसके आगे पूरा बॉडी पार्ट हो गया। ये बात तो समझ में आ गई थी ना, मैंने बोल दिया था पहले ही। Yes, ma'am. हाँ, तो फ्यूनिकल बॉडी पार्ट से जिस एरिया से अटैच है, इसको मान लो मैं रेड में बना रही हूँ, जिस एरिया से अटैच्ड है उस एरिया को हम कहते हैं हाइलम। उस एरिया को हम क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, अब आपको 3 स्ट्रक्चर, हाइलम, रैफे और माइक्रोपाइल, एक सीड में आज जाना। राजमा होगा सबके घर में बेटा? राजमा होगा सबके घर में? Yes, ma'am. हाँ, तो जब आप राजमा को देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना, और इस साइड से आप देखना, इस साइड से देखना। ठीक है, इस साइड से जब आप देखोगे, तो इस साइड में जब आप देखोगे, तो मैं उसको सामने से कर दे रही हूँ। देखिए, मान लीजिए अब इसी साइड से देखो, तो मैं अगर उसको, जैसे मान लो कि आप देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा सामने? आपको आंख के सामने क्या दिखेगा वो दिखा रही हूँ। ऐसे 3 डॉट्स दिखेंगे। राजमा की सीट को निकाल के देखना तो जरा, ऐसे 3 डॉट टाइप स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ऊपर वाला जो है ना वो आपका रैफे होगा, जो ये बीच वाला होगा वो आपका हाइलम होगा, और जो नीचे वाला होगा वो आपका माइक्रोपाइल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये ओव्यूल ही है ना, जो राजमा का जो सीड है ये तो ओव्यूल ही है। इतना ज्यादा अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इग्नोर मारो इस पार्ट को। ठीक है,
लेकिन अभी जितना ओव्यूल में बताया उतना तो समझ में आएगा ना बेटा, बेसिक चीज। जैसे कि ये ओवरी बॉल है, ये प्लेसेंटा है, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल में एक फ्यूनिकल होता है जो इसका स्टॉक होता है, और एक बॉडी पार्ट होती है। फ्यूनिकल और बॉडी पार्ट में क्या क्या है आपका, इंटीग्यूमेंट्स है, और बीच में बहुत सारे सेल्स भरे पड़े हैं जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो आपका खुला वाला पार्ट है, जो जहाँ पे इंटीग्यूमेंट ज्वाइन नहीं है, उनको माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट चैलेंज है। तो आपको बस क्या याद रखना है, MCF, माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल। जब टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाऊंगी तो इन्हीं तीनों के पोजीशन के बेसिस पे ओव्यूल का टाइप डिफर करता है। अंकिता और नितिका, सिया, अच्छा कौन चला गया, गरिमा चली गई। आप लोग को समझ में आया बेटा जितना भी बताया? हाँ, आ गया समझ में? तो आपको इन तीन पोजीशन का ध्यान रखना है। एक हो गया आपका फ्यूनिकल, ये आपका ये वाला पार्ट पूरा। चलो दूसरा बोर्ड ले लेती हूँ। ये आपका ओवरी का वॉल है, ये आपका प्लेसेंटा है, ये आपका फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा फ्यूनिकल है। और यहाँ से आपके बॉडी पार्ट स्टार्ट होती है। और इसमें आपको दो चीजें और याद रखनी है। एक हो गया माइक्रोपाइल, ये, और ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये हो गया पार्ट आपका चैलेजा। तो ये माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, MCF, इनका आप नाम याद रखना। इसी बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। यस मैम। तो ये हो गया हमारा ओव्यूल का सब कुछ। अब इसमें ओव्यूल में दो इंटीग्यूमेंट्स थे, ये ऐसे थे क्योंकि बाइटेगमिक होता है ना एंजियोस्पर्म्स में, एनाट्रोपस और बाइटेगमिक। तो ये बाहर वाला था, इसको हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और अंदर वाले को कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? बाइटेगमिक है, ऑर्थोट्रोपस है, अपसाइड डाउन है। अब ओव्यूल हैज मॉडिफाइड। अब ओव्यूल जो है वो आपका क्या है, ओव्यूल बाद में जाके सीडी बन जाता है। ठीक है, ओव्यूल हैज मॉडिफाइड इनटू सीड लाइक स्ट्रक्चर। जो ओवरी है हमारी बन जाती है आपकी क्या क्या बन जाती है, फ्रूट। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये न्यूसिलस सेल्स बीच में है, बहुत सारे न्यूसिलस सेल्स हैं। तो इसकी प्लॉइडी मैंने आप लोगों को क्या बताई बेटा, प्लॉइडी क्या बताई, ये ओव्यूल है और इसके बीच में बहुत सारे सेल्स घुसे पड़े ऐसे, इन्हीं को हम न्यूसिलस कह रहे थे। इसकी प्लॉइडी मैंने क्या बताई थी, 2n है कि n है, 2n है कि n है मैम 2n। 2n है, वेरी गुड, 2n है, डिप्लॉइड टिश्यू है। और इसमें ना न्यूसिलस के सेल्स, अगर मान लीजिए मैं से ओव्यूल बनाती हूँ, खूब सारा न्यूसिलस है, खूब सारा न्यूसिलस है, बहुत ज्यादा पूरा भरा पड़ा है न्यूसिलस। तो ऐसे न्यूसिलस को हम बोलते हैं क्रेसी न्यूसिलेट, क्रेसी न्यूसिलेट न्यूसिलस। और अगर अंदर में ओव्यूल के न्यूसिलस बहुत कम हो, न्यूसिलस बहुत कम हो, तो ऐसे न्यूसिलस को हम टेन्यू न्यूसिलेट कहते हैं। टेन्यू न्यूसिलेट नोट्स में दिया हुआ है, वो करने की जरूरत नहीं। कभी नीट में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या मतलब आपका मैथ्स टोपोलॉजी में कभी ये वर्ड यूज कर लिए तो घबराना नहीं, बड़ा वर्ड है बट इसका मतलब कुछ खास नहीं है। न्यूसिलस बहुत ज्यादा है तो हम उसे क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं, न्यूसिलस की अमाउंट कम है तो हम उसे टेन्यू न्यूसिलेट कहते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल कैसा हो गया, ओव्यूल कब क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहलाएगा, जब उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूसिलस होगा। और ओव्यूल कब टेन्यू न्यूसिलेट कहलाएगा, जब उसके अंदर न्यूसिलस की मात्रा बहुत कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मली जो है ना बेटा, ये जो न्यूसिलस है ना, ये जो भरा हुआ था, इसका काम क्या है, ये थोड़ा न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक बना रहेगा, एम्ब्रियो सैक आपका फर्टिलाइजेशन होके क्या एग के साथ आपका जो मेल यूनिट है वो मिल बन गया, तो इसके होने के साथ ही जाइगोट बनना शुरू करेगा, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और ये तो आगे जाके सीड बनेगा ना, तो ये एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो में से ही आपकी शूट और रूट निकलती है। तो ये जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है ना, तो उसको खाना चाहिए होता है, तो वो खाना उसको आसपास के न्यूसिलस से ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? न्यूसिलस क्या करता है, नहीं आ रही है, ये देखो,
ये आपका ओव्यूल था, ठीक है, मान लो मैं ऐसे ओव्यूल बना रही हूँ, इसे पूरा न्यूसेलस भरा पड़ा है। बाद में आपको यहीं पे एम्ब्रियो सैक भी मिलेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा एग, एग में पोलन ट्यूब आके मेल गेमेट उसके साथ फर्टिलाइजेशन करा है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ बन जाएगी जाइगोट, जाइगोट के बाद बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ये आपका थोड़ा धीरे बोलिएगा। आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जो एम्ब्रियो जो आपका बन रहा है बेटा, इसमें ये ओव्यूल है, यही आगे जाके सीड बनेगा। और सीड, आपने कभी चना तोड़ा है? चने को बीच में से तोड़ा है, उसमें देखा है एम्ब्रियो? चलो मैं दिखाई देती हूँ अभी। ये देखो, क्या दिखा रही थी मैं आप लोगों को? हाँ, ग्राम सीड, ग्राम सीड जर्मिनेशन, ग्राम सीड एम्ब्रियो। अब देखो, ये दिखा, एक जो छिलका है बेटा, वही ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट था, वो जाके आगे जाके सीड कोड बना। अंदर में जो पीला पीला स्ट्रक्चर है वो हमारा कॉटिलेडन बना, और कॉटिलेडन के अंदर जो एम्ब्रियो दिख रहा है, एम्ब्रियो दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। उसी एम्ब्रियो में से स्टेम निकलेगा, जब आप उसको मिट्टी में डाल दोगे ना तो वही एम्ब्रियो सीड निकालेगी। कोई दूसरा डायग्राम है? ये देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोड। यस मैम। हाँ, और जो ये प्लूम्यूल और रेडिकल आपको दिख रहा है वही है बेटा एम्ब्रियो। ये देखो, ये बेबी, ये अभी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कॉटिलेडन, और वो बेबी प्लांट जो है वही एम्ब्रियो है, वही आगे जाके शूट और रूट निकालेगी। तो वो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले ये बताइए। यस मैम। हाँ, तो उसको खाने के लिए जब कुछ चाहिए तो वो क्या क्या करेगा? खाने के लिए क्या लेगा? कहाँ से लेगा? वो लेगा अपने न्यूसेलस से, ठीक है। ये हमारा ओव्यूल था, उसका देखो, ये हमारी जो ये थी आगे जाके सीड कोड बन जाएगी, और ओव्यूल सीड बन जाएगा, और ये सब ये आपकी सीड कोड बन जाएगी। अंदर में पूरा न्यूसेलस था। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे आता एग था, यहाँ पे मेल गेमेट आया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। तो ये एम्ब्रियो को खाना चाहिए, तो वो खाना कहाँ से लेगा? इसी न्यूसेलस से लेगा, न्यूसेलस ही उसको खाना देगा। समझ में आई बात? और बाद में जाके एक एंडोस्पर्म भी बनता है, वो भी खाना देता है। तो न्यूसेलस क्या कर रहा है, समझ में आया? खाना दे रहा है बेटा, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। समझ में आया? मेरी इतनी बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, तो अब होता क्या है कि जिस जिस ओव्यूल के अंदर बहुत ज्यादा न्यूसेलस होता है उसको हम क्रेसी न्यूसेलेट बोलते हैं, और जिस न्यूसेलस के अंदर बहुत कम, जिस ओव्यूल के अंदर बहुत कम न्यूसेलस होता है उसको हम टेन्यू न्यूसेलेट बोलते हैं। होता क्या है कि सीड के अंदर एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो जनरली सारा न्यूसेलस खत्म हो जाता है, सारे न्यूसेलस को ये पकड़ के खा जाता है, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है न्यूसेलस, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये जनरली देखा गया है। बट कभी कभी क्या होता है कि सीड जब बन गया होता है, आफ्टर द सीड इज फॉर्म, कभी कभी आप देखते हो कि थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है, थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है। और जब न्यूसेलस बच जाता है किसी सीड में, वैसे तो किसी भी सीड में जनरली आप देखोगे न्यूसेलस एकदम खत्म है, क्योंकि एम्ब्रियो अपने बढ़ने के दौर में, अपने बढ़ने के समय सारा न्यूसेलस खा गया रहता है। बट जब न्यूसेलस आपका बच जाता है किसी केस में, तो उन केसेस में हम सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, उन केसेस में हम सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं, उन केसेस में हम सीड को पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल आपसे नीट बहुत बार पूछता है, पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पता है आपको? पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल चना। पेरिस्पर्मिक सीड, हाँ, कैस्टर सीड आपने सुना है? कैस्टर सीड सुना है बेटा? नो मैम। रुक जाइए, पेरिस्पर्मिक सीड, ब्लैक पेपर आपने देखा है? काली मिर्च देखी है? यस मैम। काली मिर्च के अंदर जो वो व्हाइट व्हाइट पूरा पार्ट है ना, वो है आपका पेरिस्पर्म,
रुको मैं दिखाती हूँ। ये काली मिर्च को जब आप तोड़ते हो तो ऐसा दिखता है अंदर से? ऐसा तो नहीं दिखता है, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। काली मिर्च तोड़ के क्यों नहीं दिखा रहा है गूगल एक ही जगह? काली मिर्च तोड़ते तो व्हाइट व्हाइट नहीं दिखता है बेटा? ब्लैक पेपर टीएस डाल दी। पता नहीं कैसा ब्लैक पेपर दिखा रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। अब घर में ब्लैक पेपर तोड़ के देखना, आपको दिखेगा अंदर में एकदम व्हाइट व्हाइट है। वो व्हाइट व्हाइट क्या है? वो न्यूक्लियस बच गया है, और इसीलिए हम ब्लैक पेपर को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? यस मैम। हाँ चलो, तो न्यूक्लियस जब बच जाता है तो वैसी सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब आपको एक होमवर्क दूंगी, मुझे लिस्ट चाहिए, मतलब कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड, क्योंकि ये नीट से बहुत बार पूछता है। ठीक है, मुझे मिल जाएगा अगले क्लास में ये मैम एग्जांपल्स ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड्स। आपको नाम लिख के रखिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से सीड पेरिस्पर्मिक सीड्स होते हैं, क्योंकि कॉमन नेम्स आपसे नीट पूछता है। ठीक है ना बेटा? और मॉर्फोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आता है, मॉर्फोलॉजी से आएगा नीट में। ठीक है, चलो। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखो बेटा, ये ओव्यूल था, इसके अंदर भरे पड़े हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस भरा पड़ा है। अब इस न्यूसेलस सेल में कोई एक सेल बेटा, कोई एक सेल इज गोइंग टू गेट बिगर। वो कौन सा सेल है जो बिगर होगा? चालिजा की तरफ वाला सेल बिग हो जाएगा कि माइक्रोपाइल की तरफ बिग हो जाएगा? एक सेल बिग होने लगता है और उसी को हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल याद है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो बहुत सारे सेल्स थे उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते थे। उनमें मियोसिस होती थी, उनमें से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर बनते थे मियोसिस होने के बाद, याद है? यस मैम। हाँ, तो इसमें न्यूसेलस में बेटा, न्यूसेलस में हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल आपका बड़ा होके मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा। और वो मेगास्पोर मदर सेल किस तरफ बनेगा? चालिजा की तरफ कि माइक्रोपाइल की तरफ? धीरे बोलिए, आवाज आ रही है, क्लास चल रही है इधर। किस तरफ का सेल बड़ा होगा बेटा? मैम माइक्रो। हाँ, माइक्रोपाइल की तरफ का। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ का सेल, एक सेल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। इसी में से हमारा फिर बनेगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा हमारा? यही सेल बड़ा होगी, लेकिन कैसे? पहले इसमें मियोसिस होगी ना, पहले से मियोसिस होगी। तो पहले हम देख लेते हैं, फालतू के सेल्स अंदर से मिटा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हट जाए। ये सारे सेल, अब देखिए, न्यूसेलस में से एक सेल बेटा माइक्रोपाइल की तरफ का सेल बड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा हो गया, क्या बनाया? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इस मेगास्पोर मदर सेल में बेटा क्या होगा? मियोसिस होगी। क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस से कितने सेल्स बन जाते हैं बेटा? 4 सेल बनते हैं कि नहीं बनते? 4 सेल्स बनते हैं। हाँ, तो 4 सेल्स बनेंगे। अब न्यू बोर्ड पे दिखाती हूँ। ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। यहाँ न्यूसेलस के बीच में, यहाँ पे नीचे वाले सेल में एक आपका मेगास्पोर मदर सेल बन गया। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई और इसके बाद इसमें से 4 सेल निकल के आए। 4 सेल निकल के आ गए। ठीक है, अब ये 4 सेल बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में ये चारों के चारों सेल क्या होते थे? सही रहते थे ना? सही रहते थे, सबके सब सरवाइव कर जाते थे। बट बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इन 4 सेल्स में से 3 खराब हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। तो जो 3 खराब होंगे वो कहाँ के खराब होंगे? ऊपर के 3, चालिजा साइड से अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये 3 खराब हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा माइक्रोपाइल के साइड का। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या हुआ कि आपका ओव्यूल था, ओव्यूल में आपका न्यूसेलस था, न्यूसेलस
में भरा हुआ था, न्यूक्लियस में से एक सेल आपका बड़ा हो गया और उसको हम क्या कहने लग गए, मेगास्पोर मदर सेल। उसको हम क्या कहने लगे बच्चों, मेगास्पोर मदर। मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो 4 सेल बने, 1 2 3 4, लेकिन उन चारों में से ऊपर के जो 3 थे चालजा की तरफ वो डीजेनरेट हो गए और नीचे का एक बच गया। ठीक है, अब यही बड़ा हो जाएगा, यही एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अब दिखाती हूँ कैसे एक्सपैंड होगा। इस एक को ध्यान में रखना। चलो इसी में दिखा देती हूँ। ये जो एक है इसी को दिखाती हूँ। ये जो एक सेल है, बाकी ऊपर के तो 3 खराब हो गए, तो जो ये एक है अब ये बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया। और क्या बना दिया बच्चों, इसके आसपास अभी भी न्यूक्लियस है, इसके आसपास अभी भी न्यूक्लियस है। और ये जो बड़ा हो गया ये क्या बनाया, अब ये बनाया हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो सेल। समझ में आई बात? यस मैम। यही है हमारा एम्ब्रियो सैक। अब याद आया वो जो चार्ट मैंने बनाया था, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल था, एम्ब्रियो सैक हमारा गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट है। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही एग आती है ना? यस मैम। हाँ, तो अब इसी के अंदर एग बनेगी। इतनी बात समझ में आई? अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले मैंने बोला कि एक ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर भरा पड़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में से एक सेल जो था वो बड़ा हो गया और वो बन गया मेगास्पोर मदर सेल। उसमें हो गई मियोसिस, इसकी वजह से बने 4 सेल्स। चालिजा की तरफ के 3 सेल खत्म हो गए, माइक्रोपाइल के साइड का एक सेल बचा रह गया और वही बड़ा हो गया। बड़ा होके वो क्या बना दिया, एम्ब्रियो सेल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो अब जरा मेरे नोट्स खोलो, मोबाइल में मेरे नोट्स खोलो और 1 2 3 4 चौथे पेज से देखना स्टार्ट करो, 5वां भी देखो, 6ठा भी देखो और 7वें तक आओ। ओके मैम। क्लास अब तो खत्म हो गई है, लेकिन एक बार मैं बस जाने से पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। 7वें पेज पर आपको, बोर्ड पे देखिए इधर, 7वें पेज पर आपको ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, चालिजा और माइक्रोपाइल दिख रहा है। इसको हमने एमएमसी लिखा हुआ है, ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गई, मियोसिस से हमें मिले 4 सेल्स। इन 4 सेल्स से ऊपर वाले 3 डीजेनरेट हो गए और नीचे का एक बचा रह गया सर्वाइविंग। ठीक है, समझ में आया? ये दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे मेरे नोट में। मैं अगली बार जाके पूछूंगी, इसके बाद का थोड़ा सा और याद करने वाला है। इसके बाद हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, तो आप लोग का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बच्चों आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? अंकिता, यस नितिका? मैम।